जी देखिए, आज के जो नतीजे आए सचमुच वो ऐसे थे कि वीरेश ने कविता लिख डाली और आपने भी कहानी सुना दी। लेकिन बड़ी बात यह है अजीत की अब मुख्यमंत्री को लेकर जो अटकलें हैं, जो कयास हैं, वो जारी रहेंगे उत्तराखंड में। लेकिन बड़ी बात यह है कि विधायक दल की बैठक कब होगी, क्या इस बात को लेकर कोई जानकारी अभी सामने आई है, एक बात। और किस तरह की जो लॉबिंग है कि क्या लॉबिंग हो रही है, विधायक कहां पर हैं, इस बारे में भी मैं चाहूंगा आप दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, जो अभी आपने मुख्यमंत्री बनने की बात रोहित अभी पूछी है, तो उसमें एक चीज ये आड़े आ रही है, चूंकि होलिस्टिक वाला पीरियड चल रहा है, तो अभी विधानमंडल दल की बैठक होना, नेता का चयन होना, मुख्यमंत्री पद की शपथ होना, वो होगा कि नहीं होगा, इस बात को लेकर बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो गए। तो ज़्यादातर बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि शपथ जो है वो होली के बाद होगी। उससे पहले का जो समय है वो इतना मतलब अच्छा नहीं है कि उसमें कोई नया काम किया जा सके। और दूसरी, जो विधानसभा जीतकर आने वाले जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो कल देहरादून उनको अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से बुलाया गया है। कल देहरादून में कई बैठकें होनी है, कैलाश विजयवर्गीय यहीं पर डेरा डाले हुए हैं और सभी विधायकों को देहरादून पहुंचने को कहा गया। एक तय समय कोई मीटिंग का तो नहीं है, एक घोषित तौर पर कोई मीटिंग तो नहीं है, लेकिन सभी को राजधानी पहुंचने के लिए कहा गया है। यहीं पर उनसे बातचीत होगी, एक फॉर्मल मीटिंग होगी। जो जीते हुए विधायक हैं, पर चूंकि मदन कौशिक जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो 14,000 वोटों से अपनी सीट जीत गए हैं, उनकी सीट भी फंसी हुई थी, वो भी कल सुबह यहाँ पर देहरादून आ जाएंगे। और यहाँ पर चुनाव प्रभारी जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, वो भी यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर कल से दोपहर से मंथन शुरू होगा। और चूंकि होलिस्टिक है, तो मुझे लगता है कि ये जो सरकार के बनने का जो समय है वो होली के बाद होगा, ऐसी भारतीय जनता पार्टी के शिविर में चर्चा हो रही है। और अगर ये है तो अभी आप ये तय मानकर चलिए कि ये सप्ताह पूरा अटकलबाजियों में, कयासबाजियों में निकलेगा। जी बिल्कुल वीरेश, मैं अब आपके पास आऊंगा। मैं आपसे भी एक बात जानना चाहूंगा अजीत, ये सवाल मैं आपसे भी करूंगा वीरेश, क्योंकि देखिए हम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का चैनल है। खासतौर पर अगर बात करें उत्तराखंड के चुनाव के जो नतीजे आपने सुने, तो जब ये खबर आपको पता चली कि हरीश रावत, पुष्कर सिंह धामी, किस तरह से आपने उत्तराखंड के चुनावी नतीजों को देखा उत्तर प्रदेश में रहकर, इस पर आप क्या एक टिप्पणी जरूर चाहेंगे? देखिए रोहित जी, पहाड़ अक्सर इस तरह के झटके देते रहे हैं। भुवन चंद खंडूरी को याद कीजिए, वो भी मुख्यमंत्री रहते, चुनाव हार तो धामी हारे। तो ये जो हम कह सकते हैं कि धामी को लेकर, चूंकि मैं लखनऊ में हूं, तो बड़ा क्रेज है। क्रेज इस लिहाज से कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं धामी, और वो यहाँ के विद्यार्थी परिषद में भी बहुत ज़्यादा काम किया है उन्होंने। तो इसलिए लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो भी छात्र है, जो भी नेता है विद्यार्थी परिषद का, वो मानता है कि धामी हमारे ही हैं। तो धामी को चुनाव लड़ाने लखनऊ में आपको रोकूंगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कौशाम्बी के सिराथू से। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर सिराथू का रिजल्ट डाल दिया है और ये बड़ी खबर अवधेश आपको बताएंगे। जी अवधेश। बिल्कुल, तो कौशाम्बी के सिराथू से बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि सिराथू सीट से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए हैं। लगातार मामला फंसा हुआ था, लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर यह नतीजा घोषित कर दिया है। कई घंटों से यहां पर मतगणना रुकी हुई थी। 7,337 वोटों से पल्लवी पटेल चुनाव जीत गई हैं और ये तस्वीर सामने आई है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए हैं। बड़ी खबर, एक तरफ जहां उत्तराखंड में मुख्यमंत्री चुनाव हारे, वहीं उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ा झटका। भले ही प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी बनाने जा रही है, लेकिन झटका भी लगा है। केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए हैं और चुनाव आयोग ने ये नतीजा अपनी वेबसाइट पर घोषित कर दिया है और पल्लवी पटेल चुनाव जीत गई हैं। वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार बने हैं। वीरेश जी, ये एक बड़ा झटका है बीजेपी के लिए कि डिप्टी सीएम चुनाव हार गए। देखिए, ये बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए इस लिहाज से है। याद करिए केशव मौर्य के साथ प्रधानमंत्री की वो तस्वीरें, याद करिए अमित शाह का वो भाषण जो सिराथू में हुआ था। जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग की बात करके स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान ने पार्टी को छोड़ा था, उसके बाद या उससे पहले कह सकते हैं
कि पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर केशव मौर्य को पूरे प्रदेश में चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर देकर भारतीय जनता पार्टी ने घुमाया और यथोचित सम्मान जितना होना चाहिए उतना दिया गया पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके हाईकमान के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस पूरे रिजल्ट में अगर हम कहें तो बहुत कुछ रिजल्ट, बहुत खाना बहुत स्वादिष्ट हो, लेकिन कोई नमक थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो जायका खराब हो जाता है। तो जिस तरीके से जो रिजल्ट निकला है, उस रिजल्ट के बीच में सिराथू का रिजल्ट जो अभी आया है वो जायका खराब करने वाला है भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान की नजर में, कार्यकर्ताओं की नजर में और नेताओं की नजर में। बिल्कुल बिल्कुल वीरेश, और ये जो सिराथू का नतीजा है बिल्कुल चौंकाने वाला नतीजा। केशव मौर्य चुनाव हारे, पल्लवी पटेल ने चुनाव जीता। पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी की प्रत्याशी थी, यानी सपा गठबंधन की प्रत्याशी थी, और ये एक नतीजा था जो बड़ी देर से रुका हुआ था। औपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी, लेकिन गठबंधन की ये सीट थी। और मैं आगे बढ़ेंगे और एक सवाल, अब इस चर्चा के लगभग आखिरी चरण में हम अजीत सिंह राठी आपके पास आएंगे। अजीत, आपको जैसे वीरेश से मैंने सवाल किया, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि जो उत्तर प्रदेश के नतीजे, आप उत्तराखंड में बैठकर किस तरह से आपने इन नतीजों को देखा, क्या कहना जो फिगर सामने आई है? जब ये नतीजे रोहित उत्तर प्रदेश में आ रहे थे तो मेरा ध्यान ओवैसी की तरफ था कि ओवैसी कहीं है कि नहीं है। मेरा ध्यान समाजवादी पार्टी के उस पार्टनर की तरफ था जो पीला गमछा पहनकर योगी को गरियाता था और ये कहता था कि जहां हम रहते हैं वहीं जीत होती है। मेरा ध्यान स्वामी प्रसाद मौर्य के पास था जब वो कह रहे थे हमारे ही चैनल पर, मैं जिसके साथ रहता हूं उसी की सत्ता होती है। तो मेरा ध्यान इन तीन लोगों पर ज़्यादा था, तो मुझे तीन ही लोग ढूंढे नहीं मिले। तो रोहित, ये तो यूपी के चुनाव की बात थी, और मैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई दो चीज़ें आपके सामने और रखूंगा अपने दर्शकों के सामने। जी बताइए। आपको याद होगा 2012 में कोटद्वार से बीसी खंडूड़ी चुनाव हार गए थे जी। उनकी बेटी ने उसी सीट से उसी प्रत्याशी को हराया जिसने उनके पिता को हराया था, सुरेंद्र सिंह नेगी को। एक अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव लड़ी, उनके पिता को उन्हीं स्वामी यतीश्वरानंद ने 2017 में हराया था। तो कुल मिलाकर किस्सा यह है कि दो बेटियों ने अपने बाप की हार का बदला उन्हीं प्रत्याशियों से लिया जिन्होंने उनके पिताओं को हरा दिया। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। और हरीश रावत भले ही हार गए हों और खंडूड़ी भले ही आज सक्रिय राजनीति में ना हो, लेकिन उन्हें इस बात का सुकून उनके दिल को जरूर होगा जिन्होंने उनको हार की टीस दी थी, उनको उनकी पुत्रियों ने हरा दिया। और रितु खंडूड़ी तो जब यमकेश्वर से टिकट काटा गया तब उनको मजबूरी में पार्टी ने सोचा कोटद्वार हारी हुई सीट है, वहीं पर उनको लड़ा देते हैं, और वो वहाँ ऐसी गई। योगी की एक सभा हुई, अनिल बलूनी जैसे तमाम सरीखे बड़े दिग्गजों ने वहाँ चुनावी सभाएं की और माहौल बन गया और रितु खंडूड़ी चुनाव जीती। जी बिल्कुल अजीत। और अजीत बिल्कुल वीरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजीत राठी भी हमारे साथ जुड़े, और मेरे चार सहयोगी स्टूडियो से जो कि सुबह से लगातार आपके साथ बने होते। एक छोटा छोटा सवाल इनके जहन में भी है। स्नेहलता, मैं चाहूंगा आपका सवाल किससे, आप जल्दी से सवाल पूछे क्योंकि वक्त भी कम है। जी स्नेहलता। बिल्कुल, वीरेश से ये सवाल है कि वीरेश, जिस तरीके से आज मंत्रियों की साख दांव पर लगी थी और जिस तरीके का ये परफॉर्मेंस या नतीजा आया, उसे देख करके बीजेपी क्या सोच रही होगी इस वक्त? देखिए, बीजेपी ये सोच रही है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान और अन्य धर्म सिंह सैनी जैसा कांड नहीं हुआ होता, तो अगर हमने 150 टिकट और काट दिए होते मंत्रियों समेत विधायकों के, तो भारतीय जनता पार्टी अब की बार 300 के पार। जी बिल्कुल। और अगला सवाल मैं चाहूंगा, अगला सवाल अनु आपके पास है। किससे सवाल है आपका अनु? बिल्कुल, मेरा सवाल नीतीश से है। नीतीश, क्या लग रहा है आखिरी समय पर जो मोर्चा संभाला था पीएम मोदी ने, उसका असर वाराणसी में दिखा है जो नतीजे देखे उसके अनुसार? निश्चित तौर पे अनु, जिस तरह से तमाम तरह की बातें हो रही थी और खासतौर पे दक्षिणी विधानसभा सीट को लेकर जिस तरह से आम जनता की नाराजगी दिखाई दे रही थी जो प्रत्याशी थे नीलकंठ तिवारी को लेकर, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का दौरा और खासतौर पे वो रोड शो जो 3 विधानसभाओं को छूते हुए निकला, वो पूरे जो बनारस के विधानसभा के समीकरण है उसको बदलता हुआ नजर आया। हर ओर जीत का जो परचम लहराया है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का काशी आगमन ही ये जीत का
बड़ा संदेश दे गया और इसके बाद बनारस में भगवा लहराता हुआ दिखाई दिया। अगर पिछले चुनावों की बात करें तो पिछले चुनावों में भी स्थिति खास तौर पे की, लेकिन वो लहर थी। इस बार जिस तरह से एक और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भीड़ हो रही थी, तो वहीं अखिलेश यादव का जब खेमा आता था तो उसमें भी भीड़ होती थी और उसमें कई तरह की तस्वीरें भी दिखती थी। अब जनता असमंजस में थी कि किसकी ओर जाए, कौन भारी है, और ऐसी स्थिति में अंत में प्रधानमंत्री का आगमन बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी में पीएम जिस तरह से आए तो पूरा वाराणसी का चुनाव पलट गया और आसपास भी उसका असर दिखा। जल्दी से अवधेश के पास भी चलते हैं। अवधेश, आपका सवाल किससे है? सर, मेरा सवाल वीरेश जी से है। वीरेश जी, मेरा सवाल ये है कि मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि अखिलेश यादव और ओपी राजभर का रिएक्शन कब आएगा, क्योंकि उनका रिएक्शन बहुत मायने रखता है। बड़ी आक्रामक राजनीति उन्होंने की, बहुत तीखे हमले किए थे। देखिए अवधेश, आपने बड़ा सही सवाल पूछा, उसका इंतजार हमको भी है, भारतीय जनता पार्टी को भी, और समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको भी है कि इन बड़ बोले मंत्रियों का, नेताओं का बयान कब आएगा भैया, जो कह रहे थे कि सफाया कर देंगे, आखिर कब बोलेंगे। ये बड़ा यक्ष प्रश्न आपने मुझसे पूछ लिया। अब मैं अखिलेश जी को फोन लगाऊं तो शायद फोन अभी तो फिलहाल ना उठे। ओम प्रकाश राजभर जी खट से फोन उठाते थे, अभी भी शायद फोन ना उठाए। तो अभी इंतजार उनकी पार्टी के खुद मीडिया विभाग को भी है कि कब राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों का संदेश आएगा और हम मीडिया को संबोधित करेंगे, या ट्विटर पे चिट्ठियां तो आ जाती। तो ये आपने यक्ष प्रश्न वीरेश पांडे से पूछ लिया और इसका जवाब तो शायद अखिलेश जी और राजभर जी के पास होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दीपा भी हमारे साथ मौजूद है। दीपा, संभवतः मेरा मानना तो है कि आपका सवाल उत्तराखंड से जुड़ा होगा, लेकिन आपकी मर्जी है, किससे सवाल है आपका? बिल्कुल। और अजीत जी से ही मेरा सवाल है, और सवाल ये है अजीत जी, देखिए खटीमा से पुष्कर सिंह धामी का हारना कितना बड़ा झटका है भाजपा के लिए, और लालकुआं से हरीश रावत का हारना ये कितना बड़ा झटका आप मानते हैं? दोनों ही दलों के लिए कितनी बड़ी है चुनौती भी है और झटका है? देखिए, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। दोनों ही कोर कमांडर ढेर हो गए और भारतीय जनता पार्टी अब सोच रही होगी कि जब डीडी हाट से मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ाए जाने की बात चल रही थी, अगर वो डीडी हाट ही भेज दिए होते या काशीपुर भेज दिए होते तो कम से कम ये आज जो हालात बन गए वो ना देखने होते। और आप याद कीजिए, जब कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आई थी तो ये जो लाइन से जो कांग्रेस के विकेट गिरे हैं, लालकुआं, काला ढूंगी, रामनगर, सल्ट, रणजीत रावत तक, ये केवल जो दूसरी जो सूची में जो गड़बड़ की थी नामों में और फिर फेरबदल करके लोगों को इधर उधर भेजा गया था, ये केवल उस लिस्ट का परिणाम है। आज कांग्रेस सोच रही होगी कि अगर उस लिस्ट को जबरदस्ती जारी ना किया होता और फिर फेरबदल ना किया होता तो कम से कम इस तोहमत से हम बच सकते थे कि अभी हम बहुमत के पास भी नहीं गए, अभी हम 20 भी पार भी नहीं कर पा रहे हैं। और हरीश रावत जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा था वो भी शिकस्त खा गए हैं। पिछली बार भी वो 2 जगह से चुनाव हार गए थे, किच्छा से और हरिद्वार ग्रामीण से, और पहले नैनीताल लोकसभा से चुनाव हार गए थे लोकसभा का। तो ये हार जो हरीश रावत के साथ सिलसिलेवार चल रही है, ये एक बहुत ही खराब हो गई है उनके व्यक्तिगत तौर के लिए। और ऐसा माना जा रहा था कि इस चुनाव में हरीश रावत आखिरी पारी खेल रहे हैं। हालांकि राजनीति में कोई आखिरी नहीं होता, जब तक शरीर चलता है, सांसें चलती हैं, दिल धड़कता है, लोग राजनीति करते हैं। लेकिन ये मान लिया गया था हरीश रावत आखिरी पारी खेल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि हरीश रावत की ये आखिरी पारी थी या हरीश रावत अगली पारी के लिए भी तैयार है। बिल्कुल अजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वीरेश, नीतीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। और लगातार पल पल का अपडेट दिन भर फील्ड से हमारे तमाम सहयोगियों ने दिया, आप लोगों ने दिया, और स्टूडियो से मेरे तमाम सहयोगी मौजूद रहे। पल पल का अपडेट, और वो अपडेट सिर्फ इसलिए था कि ये देखिए, ये वो तस्वीर है कि किस तरह से लखनऊ में जगमगाती हुई हम आपको दिखा रहे हैं कि विधानसभा में जो लोग जाएंगे, नए विधायक चुनकर जाएंगे, वो यही विधानसभा है। और ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से जगमगा रही है। और अपने आप में बड़ा सवाल है कि हमने आपको दिखाया कि किस तरह के नतीजे इस चुनाव में आए और ये नतीजे क्या कहानी बयां करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि विधायक दल की बैठक कब होगी, फिर शपथ कब होगी, मंत्रिमंडल का गठन कब होगा, मंत्रियों को कौन कौन से विभाग मिलेंगे। तो मैं आपसे एक बार फिर वादा करता हूं, अपनी पूरी टीम के इस भरोसे के साथ ये तमाम खबरें फिर से आपको सबसे पहले और सबसे सटीक ढंग से सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर ही देखने को मिलेगी।